जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी के लिए हमने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का थ्योरी 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपकी पीईटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को मिस कर दोगे। इसके अलावा यदि आपने पीईटी के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर आपने पॉलिटी की क्लास नहीं देखा है, ठीक है, तो और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं देखा है, तो भाई देरी किस बात का, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। अगर बात की जाए संविधान सभा, तो भाई 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पहले का आपका हो जाएगा बी वाला सही है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में है ही नहीं, तो बचा एक कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आपसे पूछता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष तो आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो आप कहिएगा 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। जस्ट इसी के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देशिका प्रस्तुत किया था। तो पहले का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सेम क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही क्वेश्चन में कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि भाई संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो संविधान था उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, किसने किया था। तो याद रखिएगा तीसरा का आपका हो जाएगा ए, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे सही यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें तो जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। तो 3 का आपका हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सेम क्वेश्चन है, कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 4 का आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि भाई भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया। तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, का समय लगता है। जिसको ध्यान देना 26 जनवरी 1949 को, कब, 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। और याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा संविधान सभा जो कि संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया, तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि भाई संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था आपका 6 का हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जो राष्ट्र ध्वज का वर्तमान में डिजाइन है, अगर इसकी बात करें तो भाई पिंगली वैकेया ने इसको बनाया। किसने, पिंगली वैकेया ने। अगर बात करें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे क्या होता है, लाल रंग, ठीक है, सॉरी हरा होता है, ठीक है। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे क्या होता है, हरा। बीच में 24 तीलियां होती जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, और वो किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। चलिए
तो 6 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो भाई 7 आपसे पूछा गया है, राष्ट्र ध्वज के धर्म चक्र के यानी कि स्पोक है, यानी कि उसमें कितनी तीलियां हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, क्या है, राष्ट्र ध्वज हमारा, अगर इसकी बात करें तो ध्यान देना इसमें कुल कितनी तीलियां, जैसे ये राष्ट्र ध्वज है इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो आप देखते हो ना बीच में ये बना होता है, इसमें यही पूछ रहा है आपसे कुल कितनी तीलियां हैं इसमें, इसमें कुल कितनी तीलियां है। जी हाँ, ये जो आपका ये बीच में है इसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं। तो याद रखिएगा 7 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी। कुल होती कितनी, 24 तीलियां होती, कितनी होती हैं, 24 तीलियां टोटल होती हैं कितने, राष्ट्र ध्वज में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक, क्या लिखा है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। तो कौन से शब्द अंकित है, तो याद रखिएगा ए सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो भाई जो लिखा है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और जनगण मन किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आगे बात करते क्वेश्चन 9 की। तो 9 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा ये अनुपात होता है 3:2 होता है, यानी कि 3 लंबाई होगा तो 2 क्या होगा, चौड़ाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भाई वर्ष डॉट डॉट में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया, किस वर्ष में ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का याद रखिएगा बी, 2003 में ये हुआ था। कब, 2003 में हुआ था। ठीक है, तो वर्ष 2003 में एक संशोधन के द्वारा भारत के नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। ठीक है, 2003 में। 10 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, ध्यान देना, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया। राष्ट्रगान को कब ग्रहण किया गया, तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा डी, 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। बाकी 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू किया गया। 11 का आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च शक्ति वहां के नागरिकों में निहित है, यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है। तो ये वर्णन करती है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र, जो वहां का सरकार होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो ये वहां के नागरिकों की विशेष पावर को दिखाता है। 12 का आपका हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, भारत एक गणतंत्र है, भारत क्या है, एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है कि भाई सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाई भारत में ना वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, जनता द्वारा जो चुना जाएगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है, तो गणतंत्र का यही अर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया, ध्यान देना, शब्द डेमोक्रेसी। ठीक है, शब्द डेमोक्रेसी जो है किस भाषा से व्युत्पत्ति है। ठीक है, किस भाषा से व्युत्पन्न है। तो डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र, तो ये किस भाषा से लिया गया है डेमोक्रेसी। तो याद रखिएगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। 14 का आपका हो जाएगा ए। याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से बना। किससे बना है, डेमोक्रेटिया से बना है। डेमोक्रेटिया शब्द दो शब्दों अर्थात डिमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ होता प्यूपिल और क्रेटोस का अर्थ होता रूल। ठीक है, अर्थात हो जाएगा शासन, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के लिए लिए गए निर्णय से शासन करना है। ठीक है, 14 का याद रखिएगा ए। अगर हम लोग 15 की बात करते तो आपसे पूछा गया किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना। किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना।
तो संविधान के 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः प्रभावी होने के साथ ही भारत क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो 1950 आपका सही हो जाएगा। 16 में आपसे पूछा गया कि भाई संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दूसरा नाम क्या है हमारा, हो जाएगा भारत, क्योंकि कहा गया है, ध्यान देना, भारत अनुच्छेद 1 में ही आप देख लोगे, किसमें, जो आपका अनुच्छेद 1 है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, संघ और राज्य क्षेत्र में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दूसरा नाम इंडिया के अलावा दूसरा नाम क्या मिलता है, भारत। तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, आपसे पूछा गया है कि भाई संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाए, देखिए 15 में तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म नस्ल जाति आदि के आधार पे भेदभाव पे रोक है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन, ठीक है, और नियुक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समता हो जाएगा। तो 17 का याद रखिएगा आपका होगा बी, क्या होगा, अनुच्छेद 14 आपका सही हो जाएगा। 18 से पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। तो ये आपका है आर्टिकल 19 है, कौन सा है, अनुच्छेद 19 है। बाकी आपकी अगर बात करते हैं तो 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगर 22 से बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 में, तो जैसे क्या है, गिरफ्तारी की कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 का याद रखिएगा सी। 19 आपसे पूछा गया शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। तो सबसे नया वैसे आप देखोगे तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 जो मौलिक कर्तव्य है। वैसे आयोग ने इसका आंसर माना है, ठीक है, ये वाला माना है। ठीक है, लेकिन रहना क्या चाहिए, सी आपका रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इस आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सी होना चाहिए, किंतु परीक्षा संस्था द्वारा इसे ए माना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि भाई किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो भाई संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32, इसके आधार पे वो अदालत में जा सकता है। 20 का आपका हो जाएगा बी, आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो भाई 21 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जाती, किसके विरुद्ध, किसी कार्यालय में लंबित मामले के विरुद्ध, गैर कानूनी नजरबंद के विरुद्ध, और अगला क्या आपसे पूछा गया है कि भाई वैधानिक कर्तव्यों को प्रतिवाद के विरुद्ध या फिर न्यायाधिकरण के परे विचारित कर्तव्यों के। यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा गैर कानूनी नजरबंद के विरुद्ध। ठीक है, 21 का आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि भाई निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा जो आपका है संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, पहले मूल अधिकार 7 था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, इसे काट कर अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो ये क्या हो गया है, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कैसा है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देखना, आपसे पूछा गया है कि भाई संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। तो अभी अभी आपको ऊपर बताएं तो ये आपका था 44वां संविधान संशोधन 1978 था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को काटकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। बाकी अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो इसी के तहत देखना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान। इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसी के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया। तो 24 का याद रखिएगा डी।
प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया, भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है। अभी देखना ये कौन सा अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया, ठीक है, कानूनी अधिकार। 26 में आपसे पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख है। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है, क्या है 36 से 51 तक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 36 से 51 तक आपका क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, भाग 4। अगर बात करें जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पे क्या लिखा, मौलिक कर्तव्य, ये तो भाग 4 का है और अनुच्छेद 51 का। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 है, ठीक है। और अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो भैया ये भाग 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व विचार कहाँ से लिया। तो ये याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। 28 आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 29 आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में निम्न में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक मौलिक कर्तव्य यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो 29 का याद रखिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। सार्वजनिक चुनाव में वोट देना ये मूल कर्तव्य नहीं है। जबकि इसके अलावा याद रखिएगा, वैज्ञानिक सेंटर विकसित करें, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये भी है। और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का आदर करें, ये भी आपका, जबकि ए वाला नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, 30 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अभी ये रामनाथ कोविंद थे, अभी ये चेंज हो गया, ठीक है। कौन है, गिरीश मुर्मू, ठीक है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है, तो याद रखिएगा गिरीश, ठीक है, क्या याद रखोगे, गिरीश मुर्मू, ठीक है, गिरीश मुर्मू इस समय जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही है। चलिए 32 आपसे पूछा गया, इनमें से किस व्यक्ति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। तो कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे। जैसे अगर बात कर ले तो एक 1951 में, ठीक है, उसके बाद जो है क्या हो जाता 1957 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए आगे पूछा गया, राष्ट्रपति के, भारत का राष्ट्रपति, देखो 4 ऑप्शन दिया गया, राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको सही बताना है। दूसरे कार्यकाल के निर्वाचित नहीं किए जाते, केवल 2 कार्यकाल के लिए, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 34 की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी, जो राष्ट्रपति हैं वो कितने भी कार्यकाल के लिए नियोजित किए जा सकते हैं, ठीक है, निर्वाचित किए जा सकते हैं। आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखिएगा। 35 का आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे पूछा गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखिएगा ये तो बहुत सिंपल है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। 36 का आपका हो जाएगा डी, यही थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। आगे देखना, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की क्रिया कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी सदन में, दोनों में से किसी में भी नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है अनुच्छेद 61, ये संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्य होते हैं ना वही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो आराम से उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं अनुच्छेद 66 के द्वारा, ठीक है। 38 का आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला पूछा है प्रश्न संख्या 39, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये निहित होती है किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। 41 देखना आपसे पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो भाई याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार चुना जाता है, ठीक है। चलिए 42 देखिएगा आपसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया है 42 में आपसे पूछा गया कि भाई केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान देना केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री मंत्रियों के लिस्ट का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए कितना, 25 वर्ष होना चाहिए। क्या बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला आपसे पूछा गया मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शन है, उत्तर बताइए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताइए उत्तर आप। बताइए जल्दी बताइए आंसर। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। यदि आपने यहाँ पे लोकसभा सुना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया कि मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे, याद रखिएगा, जब तक इसे लोकसभा का जो विश्वास मत है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो 45 में याद रखिएगा कौन सा आपका हो जाएगा बी, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा तब तक वह सत्ता में रह सकता है, ठीक है। चलिए अगले आपसे पूछा गया कि भाई उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो 46 का आपका हो जाएगा ए वाला सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा, तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 47 आपसे क्या पूछा गया है, कहा गया कि निम्न में से वह प्राधिकरण क्या है, निम्न में से वह प्राधिकरण कौन है जो विधिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देगा, भारत सरकार को क्या देगा, सलाह देगा। तो वो आपका है 47 का हो जाएगा बी, ठीक है, महान्यायवादी। कौन है, तो याद रखिएगा महान्यायवादी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 हो जाएगा, ठीक है। महान्यायवादी क्या करता है, तो वही प्राधिकरण विधिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है। बाकी कैग जो है, कैग आपका किस में आता है, अनुच्छेद 148 में, ठीक है, अनुच्छेद 148 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि भाई राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए आगे देखना आपसे पूछा गया है
वर्तमान में राज्यसभा का चेयरमैन, तो उसमें वही थे, इनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू, ठीक है। अब ये उपराष्ट्रपति पद से शायद नहीं है, ठीक है। 49 का हो जाएगा बी। 50 में देखना आपका हो जाएगा कि भाई भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो कुल मिला जुला के 12 सदस्यों को, कितने, 12 सदस्यों को। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। आगे देखना, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकता मैक्सिमम 250, ठीक है। 52 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला 250। 53 में आपसे पूछा गया कि भाई राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अगला देखना, फिर से वही क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो आप याद रखिएगा 6 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 55। क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजता है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है, और किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या के आधार पर होती है। तो 55 का याद रखिएगा आप लोग डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया कि भाई लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो किस आधार पे होती हैं, तो 56 का याद रखिएगा बी, जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। चलिए, 57 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में, ठीक है, क्या है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए अगर सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 57 का आपका हो जाएगा सी, आपका सही हो जाएगा। जबकि राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, तो याद रखिएगा 30 वर्ष चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ओम बिरला। कौन, ओम बिरला। चलिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष अगर बात करें तो ये भी क्या है, ओम बिरला, ठीक है। कौन है, ओम बिरला है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 60 वाला देखिए, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। अगला देखना आपका क्या है कि भाई भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो किसका सर्वाधिक रहा, तो 61 का याद रखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सी, डॉक्टर बलराम जाखड़ का। किसका, डॉक्टर बलराम जाखड़ का, ठीक है, तो 61 का हो जाएगा आपका सी। आगे बात करते हैं, इस लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे। लोकसभा के पहले वक्ता थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 62 का आपका हो जाएगा बी। 63 में आपसे पूछा गया है कि भाई लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेजना होता है, तो मात्र 14 दिनों में, ठीक है, मात्र 14 दिनों में इसे वापस भेजना होता है, ठीक है, अनुच्छेद 109 के अनुसार, ठीक है। चलिए, आगे देखना, अनुच्छेद 64, सॉरी, क्वेश्चन 64 आपसे क्या पूछा गया कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/10 होना चाहिए, ठीक है। तो भाई कोरम क्या है, संसद की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, इसे कहते कोरम या गण पूर्ति कहते हैं। 65 आपसे पूछा गया है कि भाई लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूर होना चाहिए। तो 50 का आपका हो जाए, सॉरी 65 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 66। भारत की न्यायपालिका कैसी है, तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कौन सी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात करें तो 65 वर्ष होता है। कितना होता है, 65 वर्ष होता है। आगे देखना, आपसे पूछा गया है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है,
ये होता कितना 62 वर्ष होता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा तो 65 वर्ष होगा। 68 का याद रखिएगा, डी आपका सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा 69 का आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 70 देखिए, आपसे पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। वैसे ये तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक रहते हैं, परंतु इनका फिर भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला देखना, मेघालय, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, वर्तमान राज्यपाल। तो इन द क्वेश्चन टाइम में, ठीक है, प्रश्नकाल में ये कौन थे? तो याद रखिएगा 72 का आपका हो जाएगा सी, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, प्रश्नकाल में, ठीक है। चलिए 73 वाला देखिएगा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन देखिए क्या दिया, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता, सही है। दूसरा क्या है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता, सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है। अर्थात जो यहाँ पे डी वाला दिया है ये सही नहीं है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका को उसी पद से हटाया जाए तो प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए 74 आपसे क्या पूछा गया है कि भाई राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 74 का आपका हो जाएगा बी, 6 महीने। कितना होता है, 6 महीने। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 75, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव का चयन कौन करते हैं? तो राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे पूछा गया, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। 77 आपसे पूछा गया कि भाई किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा? तो भाई किस राज्य में रहा? तो याद रखिएगा 77 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ का जो ज्योति बसु थे मुख्यमंत्री थे, 21 जून 1977 से 6 नवंबर सन 2000 तक यहाँ के लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद 78 में देखना आपसे क्या पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? तो ये कमी की जा सकती है भाई वित्तीय आपात की स्थिति में। 79 में देखना आपसे पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? तो 79 का याद रखिएगा बी, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। 80 में आपसे पूछा गया कि भाई पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाए? तो 3 स्तर पर, ग्राम, ब्लॉक, जिला, ठीक है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 3 स्तर पर कराया जाता, ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला हो गया। चलिए 81 में देखना, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो 81 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो 81 का याद रखिएगा ए। 82 में आपसे पूछा गया है कि भाई भारत में डॉट डॉट के चुनाव में कुल सीटों की 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो किसमें? याद रखिएगा ग्रामीण एवं स्थानीय शहरी निकायों में। अगला देखिएगा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। अगला पूछा गया 84, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये आपको बताया गया था राजस्थान के नागौर से, ठीक है, राजस्थान के नागौर से यह स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा मूल्य नियंत्रण। क्या है? मूल्य नियंत्रण। ये क्या आता है? समवर्ती सूची में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा गया, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, किस सूची में आता है? तो 86 का याद रखिएगा सी, ये भी आता है समवर्ती सूची में ही आता है। अगला देखना, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो भाई
संसद में, यानी कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे ना तो संघ सूची में शामिल किया गया है ना तो राज्य सूची में, तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो याद रखिएगा संसद को होता है। ठीक है, तो 87 का आपका हो जाएगा बी। 88 में आपसे क्या पूछा गया, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 315 में। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग डॉट डॉट को जवाबदार होता है, किसे होता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी, उपयुक्त दिए गए सभी को। ठीक है, 90 आपसे पूछा गया कि भाई भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। आगे देखना, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन। 91 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखना, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत क्या शामिल है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। ठीक है, 92 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान सभी लोग कर सकते हैं। 93 में आपसे पूछा गया कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए 94 की बात करते हैं, तो भाई 94 में क्या पूछा गया कि भाई भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार का आपातकाल है, तो भाई 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 352, 356 और 360। अगला देखना, 95 में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। अगर बात करें 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975। और ये 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। और एक और है 360, कौन सा है, 360, इसमें क्या है, वित्तीय आपात, जो अभी तक कभी नहीं लगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 95 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया कि भाई राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 97 देखना आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 356 के अधीन आपात की स्थिति में, घोषणा की स्थिति में राज्य में कौन शासन करता है, राज्य में कौन शासन करता है, तो 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। तो 97 में याद रखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, 356 के अधीन आपात की स्थिति में, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, वैसे 356 में आपका क्या है, 1 मिनट, 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति शासन होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 98 ध्यान देना, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस आपातकाल की स्थिति की घोषणा भारत में नहीं हुई है, तो भाई याद रखिएगा वित्तीय। ठीक है, क्या है, वित्तीय वाला। 98 का हो जाएगा सी, ये राष्ट्रीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। चलिए 98 का हो जाएगा सी। 99 में आपसे पूछा गया है कि भाई जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो याद रखिएगा सी, संसद। ठीक है, कौन, संसद। 99 का आपका हो जाएगा सी। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, ठीक है, की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, तो संविधान संशोधन जो कहाँ लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 368 भाग आपका कौन सा है, 20 है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाई इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस में आपका होगा फिजिक्स, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।